देखो, आज ये मूर्ति जरूर बिकेगी। बहुत मेहनत की है। रोज तो आप यही बोलते हो जी, और रोज खाली हाथ आते हो। जैसे मूर्ति ले जाते हो वैसे लेकर आते हो। अरे भाग्यवान, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? आज देखना, मेरी मूर्ति जरूर बिकेगी। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर रामू उम्मीद भरी नजरों से मूर्ति उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। मन ही मन बुदबुदाया, आज किस्मत जरूर साथ देगी। थोड़ी देर में रामू बाजार पहुंच गया। हे भगवान, आज भी अगर मेरी मूर्ति नहीं बिकी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस एक ग्राहक भेज देना प्रभु, आज की मेहनत सफल हो जाए। बाजार में भीड़ जुटने लगी थी। तभी रामू की दुकान पर पहला ग्राहक आया और बोला, भैया, ये मूर्ति कितने की है? यह दोनों मूर्तियां 200 रुपए की हैं साहब। 200 रुपए? मैं तो इसे 20 रुपए में भी ना लूं। देखो तो जरा, इसका तो गर्दन भी तिरछा लग रहा है। नहीं लेना है तो मत लीजिए साहब, पर यूं ही बेवजह की गलतियां क्यों निकालते हैं मूर्ति में? तभी पहला ग्राहक बिना कोई मूर्ति खरीदे वहां से चला गया। रामू थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और फिर कुछ ही पलों में एक और ग्राहक वहां आ पहुंचा। क्या बात है रामू भैया, आज तो सिर्फ 2 ही मूर्तियां दिख रही हैं, बाकी सब बिक गई क्या? अरे नहीं सोनू, कहाँ बिकी है मूर्ति? तुम्हें तो पता ही है एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है। आज तो बस 2 ही मूर्तियां बन पाई और सुबह से बैठा हूं, अब तक कोई नहीं खरीदी। भैया, मूर्तियां तो मुझे भी लेनी थी। कितने की है एक मूर्ति? सोनू, तुम्हारे लिए ये मूर्ति सिर्फ 100 रुपए में ही दूंगा। आखिर तुम तो अपने जैसे हो। भैया, अभी नहीं ले पाऊंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। बाद में कभी ले लूंगा, पक्का। दूसरा ग्राहक भी बिना कुछ लिए ही चला गया और अब शाम होने को आई थी। बेचारा रामू दुकान बंद करके उदास चेहरा लिए चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। आ गए जी, कैसा रहा आपका दिन? आज भी मूर्ति नहीं बिकी। पता नहीं कोई मेरी मूर्ति क्यों नहीं लेता। दोनों आपस में धीरे धीरे बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से आवाज आई, रामू, ओ रामू, कहाँ छिप गया रे तू? जल्दी बाहर निकल। रामू ने जैसे ही बाहर से किसी की आवाज सुनी, वह तेजी से बाहर निकला। सामने जमींदार खड़ा था, उसे घूरते हुए। जी मालिक, कहिए कैसे आना हुआ? कोई काम है? वाह रे रामू, 6 महीने हो गए और तू सोचता है मैं भूला बैठा हूँ। पैसे नहीं है तो निकल यहाँ से, घर खाली कर। मालिक, घर खाली किया तो कहाँ जाऊंगा मैं? मालिक, थोड़ा समय और दे दो। जैसे ही मूर्ति बिकेगी मैं आपके पैसे दे दूंगा। तेरी मूर्ति ना कभी बिकेगी और ना तू मेरा पैसा देगा। अरे तुम दोनों क्या देखने आए हो? मेरे साथ फेंको इसके सारे सामान, निकालो बाहर, इससे और इसकी पत्नी को। मालिक, रहम करिए, कहाँ जाएंगे हम अगर आप निकाल देंगे तो? अबे अरे, हर बात मैं ही बताऊं क्या? जहां जाना है जाओ, लेकिन निकलो यहां से अभी के अभी। हर पछताकर रामू और उसकी पत्नी राधा चुपचाप अपना सामान उठाते हैं और जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। थोड़ी दूर जाकर रामू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी झाड़ियों से एक हिरण निकलकर उनके पास आ गई। अरे देखो तो सही, ये हिरण हमारे पास ही आकर बैठ गई है। ये तो बिल्कुल डर नहीं रही। हाँ, रहने दो इसे यहीं। मैं क्या बोल रहा था, खुद मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें, कहाँ जाएं? देखो, अब तो शाम भी होने को आई है। अब और कहाँ जाएंगे? आज की रात जंगल में ही रुक जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा, कल फिर सोचेंगे आगे का रास्ता। अरे जंगल में क्यों रुकोगे? यही पास में चलो, एक छोटी सी झोपड़ी है, वही रहना। हिरण की आवाज सुनकर रामू और राधा हैरान रह गए। तुम बोल सकती हो? ये कैसे संभव है? अभी ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कैसे बोल सकती हूँ। पहले चलो घर देख लो, वहां सब कुछ समझ आ जाएगा। राधा और रामू अब तक तो पूरी तरह चौंक चुके थे, लेकिन उनके कदम खुद ब खुद उस बोलती हुई हिरण के पीछे बढ़ते चले गए। थोड़ी ही देर में वे एक घने पेड़ों के बीच छोटी सी लकड़ी की बनी झोपड़ी के सामने जा पहुंचे। बिल्कुल वैसी जगह जैसी उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। ओ, ये तुम्हारा घर है? कितना खूबसूरत और शांत जगह है ये। चलिए, अब तो सिर छुपाने की जगह मिल गई। कम से कम आज रात चैन से सोएंगे। ठीक है, सिर छुपाने की जगह तो मिल गई, पर खाने का क्या? बाकी जरूरतें कौन पूरी करेगा?
काम तो करना पड़ेगा, मगर क्या काम करें समझ नहीं आ रहा। रामू, इतना सोच सोचकर परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह आज का दिन बीत गया और अगले दिन सुबह। चलिए रामू भैया, अब देर मत कीजिए, मूर्ति बनाने का वक्त हो गया है। तुम हो कौन आखिर? मेरा नाम, मेरा काम, मूर्ति बनाता हूँ, ये सब कैसे जानते हो तुम? बोलो। ठीक है, अब समय आ गया है सच बताने का। मेरा नाम चंद्रिका है, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। ये कहानी आज से पूरे 10 साल पहले की है। चंद्रिका बेटी, चंद्रिका कहाँ है तू? जा पापा को खाना देकर आ। सूरज सिर पर चढ़ आया है, अब तक कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। जैसे ही माँ ने कहा, चंद्रिका मुस्कुराई, खाना उठाया और पापा को देने के लिए नदी की ओर चल दी। थोड़ी ही देर में चंद्रिका नदी किनारे पहुंच गई और देखा पापा नदी में खड़े होकर मछली मार रहे थे। पापा, खाना ले आई हूँ। ठीक है बेटी चंद्रिका, खाना वहीं रख दो और तुम घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। ठीक है पापा, लेकिन जल्दी खा लेना, ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर चंद्रिका जंगल के रास्ते होते हुए घर की ओर चल पड़ी। तभी सामने राजा अपने घोड़े पर सवार दिखाई दी। चंद्रिका ने एक पल को ठहरकर देखा, लेकिन कुछ कहे बिना नजरें झुकाए धीमे कदमों से आगे बढ़ गई और कुछ ही देर में घर पहुंच गई। पापा को खाना दे आइए। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक वही राजा उसके घर आ पहुंचे जिसे उसने कुछ ही समय पहले जंगल में देखा था। महाराज, आप यहाँ? कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई हमसे? अगर आप आदेश देते तो हम खुद ही दरबार में हाजिर हो जाते। अरे नहीं नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई। दरअसल मैं प्रतिदिन आपकी पुत्री को नदी किनारे जाते हुए देखता हूँ। उसकी सादगी, उसकी विनम्रता और उसका व्यवहार मेरे हृदय को बहुत भाता है। मैं चाहता हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु यह निर्णय चंद्रिका की इच्छा के बिना नहीं लिया जा सकता। अगर वह सहमत होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं जानता हूँ और इसी कारण मैं खुद आपके घर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी से इस विषय में बात करें। मैं इंतजार करूंगा। राजा इतना कहकर चले गए, लेकिन उनके कहे शब्द जैसे कानों में गूंजते रहे। शाम ढलते ढलते चंद्रिका के पिताजी भी घर लौट आए। बोलो ना, क्या तुमने उससे शादी कर ली या फिर उसे ठुकरा दिया हमेशा के लिए? हाँ, मैंने शादी कर ली थी और शायद वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ओह, ऐसा क्यों हुआ बहन? राजा से शादी की थी तुमने और वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती कैसे बन गई? मम्मी पापा ने मेरी शादी राजा से कर तो दी, पर जब मैं राजमहल पहुंची तो राजमाता को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि मैं एक मछुआरे की बेटी थी। अरे, पर राजा को तो तुम बहुत पसंद थी, फिर भी ऐसा व्यवहार? जब तक राजा थे तब तक सब चुप थे, लेकिन जिस दिन वो युद्ध पर गए उसी दिन मेरी जिंदगी लूट ली गई। राजमाता ने मुझे और मेरे माता पिता को मरवा दिया और मैं फिर से जन्म लेकर लौटी हूँ बदला लेने। अरे, तुम्हें सब याद था, तुम बोल भी सकती थी, तो तुमने राजमहल जाकर महाराज को सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि इस जन्म में मैं एक हिरन बन गई हूँ और मुझे डर है कि अगर मैं वहां गई तो लोग मुझे फिर से मार देंगे। इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, बताओ। तुम मूर्तियों में जान फूंकने वाले कलाकार हो। मेरी बातों को रूप दो, आकार दो और फिर उस मूर्ति को लेकर महाराज के सामने पेश करो। अगर राजा हैरान होकर पूछे ये उसकी रानी की जैसी कैसे है, तो नजरें झुका लेना, कुछ मत बोलना, बस उसे मेरे पास ले आना, मैं हर जवाब दूंगी। ठीक है, अब देर मत करो, चलो मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। रामू ने हिरण की आंखों में आत्मविश्वास देखा और बिना कुछ कहे दोनों चल पड़े। दिन भर की मेहनत और धैर्य के बाद जब शाम ढली, वे लौटे एक शानदार मूर्ति के साथ जो हुबहू राजा की पत्नी की तरह दिखती थी। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी ही थी कि रामू ने मूर्ति उठाई और निश्चय के साथ महल की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद थी और कदमों में आत्मविश्वास। कुछ ही समय में वह राजमहल के दरवाजे पर खड़ा था।
रुको, तुम कौन हो और ये मूर्ति लेकर राजमहल की ओर क्यों बढ़ रहे हो? मेरा नाम रामू है, एक गरीब मूर्तिकार हूं। यह मूर्ति अपने हाथों से बनाई है, राजा साहब को भेंट देना चाहता हूं। बस एक बार उनकी नजर इस पर पड़ जाए, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद है। दरबान ने ऊपर से नीचे तक रामू को देखा। पुराने मैले कपड़े, धूल में सना चेहरा, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। राजा से मिलना इतना आसान नहीं, हर कोई यूं ही नहीं पहुंचता उनके सामने। कोई सिफारिश है तुम्हारे पास? नहीं, बस एक विश्वास है कि सच्चा हुनर पहचान लिया जाएगा। ये मूर्ति तूने खुद बनाई है? हाँ, अपने हाथों से और पूरे मन से। क्या कहते हो तुम? क्या इस अनजान मूर्तिकार को महल के भीतर जाने दिया जाए? नहीं, एक कदम भी आगे मत बढ़ने देना इसे। मैं अभी राजमंत्री से अनुमति लेकर आता हूँ। जब तक आदेश न मिले, इसे महल में प्रवेश न करने देना। ठीक है, तुम राजमंत्री से बात करके आओ, मैं तब तक इसे यहीं रोके रखता हूँ। दूसरा सिपाही अनुमति लेने राजमंत्री के पास गया और कुछ ही देर में लौट आया। सिपाही जी, क्या मुझे महल के अंदर जाने की इजाजत मिल गई? हाँ हाँ, जाओ अब। तभी रामू ने धीमे से मूर्ति उठाया और महल के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में वह महाराज के समीप जा पहुंचा। जैसे ही महाराज की नजर मूर्ति पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अरे मूर्तिकार, तूने ये कैसी मूर्ति बनाई है? ये तो वही है जिसने मुझे ठुकराकर एक साधारण सिपाही के साथ भाग जाने का पाप किया। तूने ये क्यों बनाया? महाराज, मैंने न तो कभी आपकी पत्नी को देखा है और न ही मैं उन्हें जानता हूं। फिर मैं भला उनकी मूर्ति कैसे बना सकता हूं? यदि आप सच जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ चलिए। रामू की बात सुनकर महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद दोनों जंगल की ओर बढ़ चले और थोड़ी ही देर में उस छोटे से घर तक जा पहुंचे। प्रणाम महाराज, क्या आपको मेरी यह आवाज जानी पहचानी नहीं लगी? अरे ये आवाज, ये तो मेरी पत्नी की है, जो मुझे छोड़कर भाग गई थी जब मैं युद्ध पर गया था। मैं भागी नहीं थी महाराज, बल्कि राजमाता ने हमें धोखे से मरवा दिया। मेरे माता पिता को जिंदा जलवा दिया गया और मुझे दूर किसी झोपड़ी में फेंक दिया गया। शायद आपको झूठ में ये कहा गया कि मैं किसी सिपाही के साथ भाग गई। ये तुम क्या कह रही हो? राजमाता ने? हाँ महाराज, यही तो कड़वा सच है। तो बताइए, क्या राजमाता ने न्याय किया या अन्याय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उन्हें क्या दंड मिलना चाहिए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा वो भी लिखना मत भूलिए। अरे दोस्तों, अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो सब्सक्राइब करके दोस्ती निभा देना। हम ऐसे ही और कहानियां लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा वही कहानियां लेकर आने की जो आपके दिल को छू जाएं।